नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, आज अपन बात करेंगे मौर्य वंश के भाग 2 की। इससे पहले भाग 1 में चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के बारे में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है और आज भाग 2 में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में। अशोक के धर्म के संदर्भ में हम जानेंगे। इसके अलावा मौर्य वंश के पतन के कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी अध्याय है ये मौर्य वंश और कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण अध्याय है मौर्य वंश। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अशोक। साथियों, अशोक का शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, लेकिन इनका स्वतंत्र शासनकाल जो था वो था 269 से 232 ईसा पूर्व। ये 4 साल का फर्क इसलिए रहा है क्योंकि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था और 4 वर्ष उत्तराधिकार युद्ध लड़ने के बाद उसने स्वतंत्र गद्दी प्राप्त की थी। इसकी जानकारी सिंहली अनुश्रुति महावंश के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो इसमें ज़्यादातर जो परीक्षाओं में जो ऑप्शन आता है साथियों, तो उसमें या तो ये ऊपर वाला ऑप्शन दिया जाता है या नीचे वाला। अब जैसे एक बार परीक्षा में पहले जो है ये दोनों ऑप्शन ही दिए गए थे और अशोक का शासनकाल पूछा गया था। तो साथियों, अशोक का अगर आपको शासनकाल बताना है तो वो बताया जाएगा 269 से 232, क्योंकि स्वतंत्र शासनकाल जो है इसी को उत्तर तालिका के तहत सही अवधि माना गया था। बाकी कोई सा भी एक ऑप्शन में आएगा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, महाबोधि तथा तारानाथ के अनुसार क्या बात कही गई है। सत्ता प्राप्ति हेतु अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या कर दी। इसमें आपको ध्यान में रखना है 99 भाइयों की हत्या का जिक्र आए तब तो आएगा महावंश के अनुसार। अगर आपको पूछा जाए कि सत्ता प्राप्ति हेतु अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की, इसकी जानकारी मिलती है तो इसमें यह आता है महाबोधि वंश। यह आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से महाबोधि वंश बौद्ध साहित्य है ये, जिससे हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। अब देखिए, अशोक के जीवन की प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है दिव्यावदान तथा सिंहली अनुश्रुति से। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का क्या नाम मिलता है साथियों, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम मिलता है शुभद्रांगी और इसके अन्य नाम हैं धर्मा व जनपद कल्याणी। तो शुभद्रांगी के ही अन्य जो नाम मिलते हैं वो है धर्मा व जनपद कल्याणी। और ये शुभद्रांगी जो थी ये चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करेंगे अशोक के विभिन्न नाम तथा उपाधि। तो देखिए साथियों, अशोक का नाम जो है, अशोक जो मिलता है वो मिलता है मौस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेटूर अभिलेख और उद्गोलम अभिलेख। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो भाग 3 अपन लाएंगे मौर्य वंश का, वो पूरी तरह से अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख, उन सब की चर्चा जो है वो अगले भाग में की जाएगी। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि प्रश्न आता है कि अशोक का नाम मिलता है तो इसके 4 अभिलेखों में इसका नाम मिलता है मौस्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम। यह आपको ध्यान में रखना है। और सर्वप्रथम 1915 में अशोक का नाम पढ़ा गया था मौस्की अभिलेख में। अगला देखिए, देवनाम प्रिय। ये देवनाम प्रिय जो है ये अशोक की राजकीय उपाधि थी। जैसे आपको पूछ ले अशोक देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोक मौर्य, और प्रश्न आ जाए अशोक की राजकीय उपाधि क्या थी, तो राजकीय उपाधि थी देवनाम प्रिय। अब देखिए, अगला है आधिकारिक नाम। इसका आधिकारिक नाम मिलता है प्रियदर्शी। इसके अलावा अशोक को मगध का राजा कहकर संबोधित किया गया है भाबरू अभिलेख में। तो भाबरू अभिलेख में इसको कहा गया है मगध का राजा। इसके अलावा साथियों, रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में
अशोक का नाम मिलता है अशोक मौर्य। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन, और जो ग्रीक साहित्य मिलता है, यूनानी साहित्य मिलता है, यूनानी स्रोतों में जो है अशोक का वर्णन नहीं है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अशोक के अभिलेख जो है साथियों, तो अशोक को जो है अभिलेखों में ईरानी शैली में 2 उपाधियां दी गई थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ईरानी शैली में अशोक को कौन सी 2 उपाधियां मिली हुई हैं? देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में आता है देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी। ये अशोक को अभिलेखों में ईरानी शैली में दी गई उपाधियां थी। अशोक को अभिलेख लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो आपको पता है भारतीय इतिहास का पहला शासक था अशोक, जिसने प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। तो ये अभिलेख लगाने की प्रेरणा अशोक को मिली थी ईरान के हकमानी वंश के शासक दारा प्रथम से। तो यह दारा प्रथम का नाम ध्यान में रखना है आपको। और दारा की भांति अशोक ने भी देवनाम प्रिय जैसी उपाधि धारण की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक के अलावा जो है इससे पहले दारा ने भी ये उपाधि धारण की थी देवनाम प्रिय की। अब देखिए, देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले शासक जो हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं? भारतीयों की बात चल रही है साथियों। तो भारतीय संदर्भ में जो है वो 3 शासकों की जानकारी मिलती है हमें। तो एक तो है अशोक, इसके अलावा दशरथ जो अशोक का पोता था। ये दोनों मौर्य काल के शासक हैं जिन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। तो एक प्रश्न तो यह आता है कि इतिहास में कुल कितने शासकों ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है? तो उत्तर आएगा साथियों 4। अगर केवल मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न पूछा जाए केवल, तो उत्तर आएगा 2, अशोक तथा दशरथ। इसके अलावा श्रीलंका के जो शासक थे तिष्य, उनके द्वारा भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की गई थी। और सबसे पहले जो है वो दारा प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी देवनाम प्रिय की। अगला है, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ या किस प्रांत का गवर्नर था? ये प्रश्न आता है। तो राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन प्रांत का। अब देखिए, एक आजीवक मुनि था पिंगल वत्स जीव, इसका नाम ध्यान में रखना आपको, पिंगल वत्स जीव। इस आजीवक धर्म के मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि अशोक राज सिंहासन पर बैठेगा। अब देखिए, अशोक ने वितस्ता, जो झेलम का प्राचीन नाम था, नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। तो अशोक ने किस नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी? तो वितस्ता नदी या वर्तमान झेलम नदी, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। और राजतरंगिणी जो ग्रंथ है, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। और कल्हण जो है अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। जो राजतरंगिणी का लेखक है कल्हण, वो अशोक को क्या बताता है? कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक। अब देखिए, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है अशोक के संदर्भ में। श्रीनगर के अतिरिक्त अशोक ने देवपतन, जिसका अन्य नाम है ललित पाटन नामक नगर भी बसाया। तो श्रीनगर के अलावा जो है अशोक ने और कौन सा नगर बसाया था? तो इसमें ऑप्शन में यही आता है ललित पाटन। बाकी इसका नाम जो है वो देवपतन भी है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो 2 नगर अशोक ने बसाए, श्रीनगर तथा ललित पाटन या देवपतन। नेपाल अशोक के साम्राज्य में था, ये बात जो है हमें इसकी आधिकारिक जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के सारनाथ लेख से। तो सारनाथ लेख के अनुसार नेपाल अशोक के साम्राज्य में था। और एक प्रश्न आता है, अशोक के मौर्य साम्राज्य से बाहर का प्रांत कौन सा था? तो साथियों इसमें ध्यान में रखना असम। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे आए हुए प्रश्नों से उठाए गए हैं और बहुत ही कठिन मेहनत करके ये सारे के सारे तथ्य संग्रहित किए गए हैं। साथियों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। अगला प्रश्न आता है साथियों, किस शासक ने अपने ऊपर आश्रित बच्चों तथा पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए दंड का विधान किया है? तो इसका उत्तर आएगा अशोक।
अब देखिए एक शब्दावली आती है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त शब्द है ये भिक्षुगतिक। भिक्षुगति का अर्थ पूछा जाता है साथियों, तो इसका अर्थ होता है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए उन्मुख होना ये कहलाता है भिक्षुगतिक। अब देखिए राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। हालांकि शिलालेखों के बारे में, सारे अभिलेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में और गुहा लेखों के बारे में अगले वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे साथियों। और आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मौर्य वंश से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास का पेपर ही क्यों न दें, आप मिला लीजिएगा। हर वीडियो अगर आपने देखा है इतिहास के टॉपिक्स का, तो प्रश्न बाहर से जाने की संभावना न के बराबर है। तो ये प्रश्न आता है कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य जो है वो कौन से लघु शिलालेखों में कहा है, तो वो कहा है, एक तो है रूपनाथ, ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित, और एक है मौस्की लघु शिलालेख, ये है कर्नाटक के रायचूर स्थान पर। तो मौस्की लघु शिलालेख और रूपनाथ लघु शिलालेख ऐसे दो लघु शिलालेख हैं जिनमें अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है। अब देखिए साथियों, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्राओं का क्रम, तो हम आगे पढ़ेंगे आपके सामने कि किस तरह से अशोक ने जो है युद्ध नीति का त्याग कर दिया और युद्ध नीति का त्याग करके उसने बौद्ध धर्म को हमेशा के लिए अपना लिया और युद्ध नीति को त्याग कर शांति की नीति का अनुसरण किया। और न केवल भारत में, जबकि भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। तो अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्राएं की थी। उनका व्यवस्थित क्रम आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले आएगा लुम्बिनी, उसके बाद में कपिलवस्तु, इसके बाद में वो गए सारनाथ, उसके बाद में श्रावस्ती और लास्ट में बोध गया। तो ये इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ के अनुसार जो है वो तीर्थ यात्राओं का क्रम बताया गया है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। इसका सूत्र है LKSSB। L का मतलब लुम्बिनी, K का कपिलवस्तु, S का सारनाथ, S का श्रावस्ती और B का बोध गया। अब देखिए अगला है तीसरी बौद्ध संगीति। तो देखिए साथियों, बौद्ध धर्म जो टॉपिक अपन लाएंगे उसमें पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुल संगीतियां हुई हैं वो हुई हैं 4। तो इसमें साथियों जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछी जाती है। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। तो आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में, लेकिन इस संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, मोगलीपुत्र तिष्य ने। और मोगलीपुत्र तिष्य ने अभिधम पिटक के कथा वस्तु की रचना की थी। तो ये भी आता है कथा वस्तु के रचनाकार कौन है, तो मोगलीपुत्र तिष्य हैं। इसके अलावा मोगलीपुत्र तिष्य ने अशोक व इसके पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, अशोक और इनके पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था मोगलीपुत्र तिष्य ने। अगला फैक्ट है, अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। तो कलिंग पर भी अशोक ने अधिकार कर लिया था। 261 ईसा पूर्व में जो इसने कलिंग का युद्ध जीता, इसके बाद में कलिंग को जीत लिया था इसने, और कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उत्तरी केंद्र जो था वो है धौली, जिसकी राजधानी थी तोशाली, और दक्षिणी केंद्र जो है उसका नाम था जोगढ़ और इसकी राजधानी थी संपा। तो धौली और जोगढ़ ये कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र थे जो अशोक ने स्थापित किए थे। धौली की राजधानी तोशाली थी और जोगढ़ की थी संपा। अब देखिए प्लिनी के अनुसार, इतिहासकार प्लिनी ने क्या कहा है, अशोक ने व्यापारिक कारणों हेतु कलिंग पर आक्रमण किया। तो जैसे आ जाए कि अशोक ने व्यापारिक कारणों हेतु कलिंग पर आक्रमण किया, किस इतिहासकार के अनुसार ये बात
सिद्ध की गई है, तो ये कही गई है प्लिनी के द्वारा। अब देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार क्या बात कही गई है। उस समय कलिंग पर नंदराज नामक किसी शासक का शासन था। तो कलिंग पर नंदराज नामक शासक का शासन किसके द्वारा बताया गया है, तो इसका उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला देखिए साथियों, अशोक ने अपने शासनकाल के चौथे वर्ष मतलब 265 आ गया, क्योंकि 269 में वो स्वतंत्र शासक बना था। तो चौथे वर्ष 265 ईसा पूर्व में निग्रोथ नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की थी। तो दीपवंश तथा महावंश, इन दोनों साहित्यिक स्रोतों से जो है हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने निग्रोथ नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए एविडेंस है दिव्यावदान। दिव्यावदान साहित्यिक स्रोत के अनुसार क्या जानकारी मिलती है हमें कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब साथियों आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचते हो कि कहीं तो आ रहा है मोगलीपुत्र तिष्य ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, कहीं आ रहा है निग्रोथ ने दीक्षित किया, कहीं आ रहा है उपगुप्त ने दीक्षित किया। तो इसमें एविडेंस देगा आपको। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि दीपवंश तथा महावंश के अनुसार, तो आएगा निग्रोथ। अगर दिव्यावदान का, अगर आपसे प्रश्न में दिव्यावदान का जिक्र करे तो आएगा उपगुप्त। और अगर न तो आपको परीक्षा में दीपवंश महावंश का उल्लेख करे न दिव्यावदान दे, सीधा प्रश्न आ जाए अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो एक ही ऑप्शन आपके परीक्षा में आएगा, या तो निग्रोध देगा या उपगुप्त देगा। ये आप क्लियर मान के चलिए। अगला है अशोक किसके प्रभाव में आकर पूर्णतया बौद्ध हो गया था। तो इसमें देखिए उपगुप्त जो है, एक बार परीक्षा में उत्तर उपगुप्त दे रखा था, जिसको पूर्णतया गलत मान लिया गया था, और इसका सही जवाब है मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए अशोक किसके प्रभाव में आकर पूर्णतया पूरी तरह से बौद्ध हो गया था, तो उत्तर आएगा मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर। अब देखिए अशोक के संदर्भ में अपन कुछ और जानकारियां लेंगे कि प्रश्न आता है अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष दौरा किया। तो शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक गया था बोध गया। अगला है रुमनदेई लेख के अनुसार 20वें वर्ष, शासनकाल के 20वें वर्ष अशोक गया था लुम्बिनी। ये सारे बौद्ध स्थल हैं। और रुमनदेई लेख जो है वो मौर्यकालीन कर नीति व अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। तो जितने भी लेख हैं वो सारे प्रशासनिक नीति का उल्लेख करते हैं। केवल एक ही अशोक का लेख है जो अर्थव्यवस्था या कर नीति पर आधारित है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है साथियों। आगे हालांकि अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में और भी। तो कर नीति पर आधारित कौन सा लेख था? रुमनदेई लेख। अब देखिए 20वें वर्ष लुम्बिनी गया, 10वें वर्ष बोध गया गया। 20वें वर्ष जो है अशोक ने कनक मुनि की यात्रा भी की थी। तो कनक मुनि की भी यात्रा की थी 20वें वर्ष ही। और ये जो रुमनदेई जो लेख है जिसमें कहा गया है कि 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी गया, तो ये जो है रुमनदेई लेख ये घोषित करता है, ये बात कहता है कि अशोक ने जो है यहाँ पर भूमि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि अशोक ने भूमि कर को लुम्बिनी में 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। किसके अनुसार है ये बात? रुमनदेई लेख के अनुसार। अब देखिए 13वें वर्ष जो है उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म महामात्रों का मतलब है कि अशोक ने धम्म का सिद्धांत अपनाया था, जिसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। और उस धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी 13वें वर्ष। और 14वें वर्ष में जो है वो कनक मुनि स्तूप को संवर्धित करवाया। तो 14वें वर्ष तो कनक मुनि स्तूप को संवर्धित करवाया था। और 6 साल बाद 20वें वर्ष जो है शासनकाल के 20वें वर्ष इसने यात्रा की थी कनक मुनि की। तो ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने कनक मुनि स्तूप को संवर्धित कौन से वर्ष करवाया, तो आ जाएगा शासनकाल के 14वें वर्ष में। और कनक मुनि स्तूप की यात्रा कब की? तो आ जाएगा शासनकाल के 20वें वर्ष में। ये सुमिलित करने वाले भी आते हैं प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण। बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है साथियों बाबरू शिलालेख। और ये जो बाबरू शिलालेख है इसमें अशोक ने
बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त की है। तो बुद्ध, धम्म तथा संघ का जो उल्लेख है वो अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख ही उत्तर आएगा। अब देखिए, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का ज्ञान लोगों को कराने के उद्देश्य से बौद्ध ग्रंथों 7 बौद्ध ग्रंथों को भी भाब्रू शिलालेख में अंकित करवाया गया था। तो ये भाब्रू जो शिलालेख है जो अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण देता है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अशोक की निष्ठा को व्यक्त किया गया है। इस भाब्रू शिलालेख में 7 बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो ये संख्यात्मक बात भी आप ध्यान में रखना, कितने बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है भाब्रू शिलालेख में? 7। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी अशोक के धम्म के बारे में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है और परीक्षाओं में साथियों पक्का प्रश्न आता है इसमें से, अशोक के धम्म में से। तो सबसे पहले तो देखिए साथियों, ये धम्म क्या है तो समझ लीजिए अच्छी तरह। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों व नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। मतलब अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान करने के लिए अशोक ने जिन नियमों को अपनाया उन नियमों को अभिलेखों में क्या कहा गया साथियों? तो वो कहा गया है धम्म कहा गया है। ठीक है, तो सीधा सा आता है अशोक के धम्म का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर आ जाएगा प्रजा के नैतिक उत्थान से संबंधित नियमों की संहिता। अब देखिए, अशोक के द्वारा धम्म की जो परिभाषा ली गई है तो वो कहां से ली गई है? तो इसमें सीधा उत्तर आता है ऑप्शन में राहुलोवाद सूत्र से। तो दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ये धम्म की परिभाषा ली गई है जो मैंने ऊपर पढ़ी है। तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा, परिभाषा कहां से ली है धम्म की? राहुलोवाद सूत्र से। एक प्रश्न आता है, अशोक का धम्म मूलतः क्या था? तो अशोक का धम्म मूलतः था उपासक बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार किया है इन्होंने। तो इनका धम्म मूलतः उपासक बौद्ध धर्म था। और अशोक के धम्म का चरम लक्ष्य क्या था? तो चरम लक्ष्य था साथियों स्वर्ग प्राप्ति। ध्यान में रखना है, 7वें अभिलेख में अशोक के द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश क्या कहलाता है? तो इन अभिलेखों की जो है 14 अभिलेख जो है इनकी अपन विस्तार से कल जो है अगला जो भाग जारी किया जाएगा भाग 3 में करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात विशेष रूप से बताई गई है कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण के नाम से जाना गया है। तो वो है 7वां अभिलेख। देखिए साथियों, इसके अलावा किस स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है? ये एकदम सीधे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक पूछता है कि धम्म क्या है? तो वो है दूसरा स्तंभ लेख। एक आता है, अशोक ने धम्म का उत्तर किस स्तंभ लेख में दिया है? तो अशोक ने धम्म का जो उत्तर है वो कौन से स्तंभ लेख में दिया है? दूसरे और 7वें में। ये 2 स्तंभ लेख हैं जिसमें अशोक ने धम्म का उत्तर दिया है। और किस स्तंभ लेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है? तो वो है दूसरा स्तंभ लेख। और धम्म का उत्तर क्या दिया गया है दूसरी और 7वें स्तंभ लेख में, वो देख लीजिए। पहला है अपासनुय, इसका मतलब है पाप से मुक्ति। दूसरा है लोगों का कल्याण करना, लोगों पर दया करना, अधिक से अधिक दान देना, सत्य बोलना और शुद्धि ही धम्म है। ये विशेषताएं बताई है अशोक ने धम्म की। अगला आता है, किसके अनुसार अशोक के धम्म का उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति था? तो किसके अनुसार अशोक के धम्म का उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति था? तो वो था रोमिला थापर के अनुसार। अब देखिए साथियों, ये रोमिला थापर वाला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कल अगला जो भाग लेके आएंगे अपन, जो कल जारी किया जाएगा, उसमें आपको सारा का सारा तथ्य बताया जाएगा धम्म के संदर्भ में कि अशोक के द्वारा जो है धम्म के संदर्भ में लोक कल्याण के कार्यों का उल्लेख जो है वो द्वितीय शिलालेख में मिलता है। तृतीय शिलालेख में अशोक ने धम्म के लिए अहिंसा, अल्प संग्रह तथा अल्प व्यय को आवश्यक बताया है। और चौथा जो शिलालेख है उसमें अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की थी। 5वें शिलालेख में ये बात है कि अशोक ने जो है
धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी शासनकाल के 13वें वर्ष में, अभी अपने चर्चा की थी। इसके अलावा छठे शिलालेख में जो है अशोक ने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी थी। इसके अलावा जो 7वां शिलालेख है इसमें जो है लोगों को धर्म श्रावण के संदेश दिए गए हैं, ये अभी हमने चर्चा की है। तो इन सब शिलालेखों के बारे में अपन आगे बात करेंगे। 8वें शिलालेख में जैसे अशोक ने शिकार पर रोक लगा दी थी कि लोगों को शिकार करना बंद कर देना चाहिए, धर्म यात्रा करने पर विशेष बल देना चाहिए। 9वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का नियमों का पालन करना चाहिए। धम्म मंगल को महामंगल बताया है 9वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता पर अशोक के द्वारा बल दिया गया है। 11वां जो शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म दान को साधारण दान से उत्तम बताया गया है। 12वां जो शिलालेख है वो पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। और 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का, जिसमें इसने दक्षिणी भारत में चोल पांड्य तथा श्रीलंका में भी धम्म विजय का उल्लेख किया है। तो ये सारी चर्चाएं साथियों हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो है अशोक के सारे जो शिलालेख बताए जाएंगे, इसके अलावा स्तंभ लेख बताए जाएंगे, गुहा लेख बताए जाएंगे, उसमें इन सब चीजों की हम चर्चा विस्तार से करेंगे। अब देखिए विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार अशोक के धर्म का स्वरूप। तो अशोक के धर्म को किन किन नामों से संबोधित किया गया है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, यह आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आता है किस इतिहासकार ने अशोक के धर्म को राजधर्म की संज्ञा दी है, तो अशोक के धर्म को राजधर्म कहा है फ्लिट इतिहासकार ने। इसके अलावा अशोक के धर्म को सार्वभौम धर्म, अशोक के धर्म को सार्वभौम धर्म जो है वो किस इतिहासकार ने कहा है साथियों, रमाशंकर त्रिपाठी ने। अशोक के धर्म को सभी धर्मों की साझा संपत्ति, सार्वभौम धर्म, इन दोनों शब्दों से संबोधित किया है। सभी धर्मों की साझा संपत्ति भी बताया है और सार्वभौम धर्म भी बताया है। तो ये है इतिहासकार स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी ने। अगला है अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म किसने बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उपासक बौद्ध धर्म बताया है इतिहासकार सेनार्ट तथा भंडारकर ने। ये जो भंडारकर थे इतिहासकार, ये एकमात्र ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने मात्र अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर पूरे अशोक का जो है वो वर्णन किया है अपने ग्रंथों में। अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा है इतिहासकार फादर हेरास ने। अशोक के धर्म को अशोक का अपना आविष्कार किसने कहा है, तो ये कहा है रोमिला थापर ने। अब देखिए साथियों इसमें इंपॉर्टेंट चीजें 3 हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा आती हैं। एक तो अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म किसने कहा, तो सेनार्ट या भंडारकर में से किसी का नाम आ जाएगा। एक प्रश्न आता है अशोक के धर्म को अशोक का अपना आविष्कार किसने कहा, तो रोमिला थापर ने कहा। इसके अलावा एक प्रश्न आता है अशोक के धर्म को राजधर्म की संज्ञा किसने दी, तो ये दी थी फ्लिट महोदय ने। अब देखिए अशोक के धर्म के बाद में और कौन से फैक्ट्स बचे हुए हैं अशोक के शासनकाल के संदर्भ में, वो देख लीजिए आप। तो विदेशी शक्तियों का नाम आता है यवन और कंबोज। इन विदेशी शक्तियों का उल्लेख अशोक के 5वें तथा 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ये अपन बात करेंगे आगे चलकर। आपको ये ध्यान में रखना है कि अशोक के कौन से शिलालेखों में विदेशी शक्तियों यवन तथा कंबोज का उल्लेख मिलता है, तो वो है 5वां और 13वां शिलालेख। और इसी 13वें शिलालेख में साथियों कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। अब देखिए अशोक की रानियों के संदर्भ में जो प्रश्न आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए साथियों ये फैक्ट है, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि अशोक के अभिलेखों में केवल एक ही रानी का उल्लेख मिलता है। वो उस रानी का नाम क्या था, कारुवाकी। कारुवाकी या चारुवाकी एक ही बात है, और ये जो थी ये तीवर की माँ थी। तो अशोक के अभिलेखों में केवल एक ही रानी का उल्लेख मिलता है। वो कौन मिलता है, किसका मिलता है, कारुवाकी या चारुवाकी का। और ये कौन थी, ये तीवर की माँ थी। इसके पुत्र का नाम था तीवर। अब देखिए ये तो रानी के संदर्भ में है कि अभिलेखों में वर्णन होने वाली एकमात्र रानी कारुवाकी थी। इसी तरह से प्रश्न आता है अभिलेखों में उल्लेखित अशोक का एकमात्र पुत्र,
मतलब अशोक के एकमात्र पुत्र जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है, तो आप उसमें बताएंगे किसका मिलता है, तीवर। और इसकी माँ कौन थी, कारुवाकी। अब देखिए कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख है कौशाम्बी जो इलाहाबाद के समीप है। इस कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। तो रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में। इसीलिए कौशाम्बी का जो लघु स्तंभ लेख है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है साथियों। अब देखिए अशोक की पटरानी थी असंधि मित्रा। महावंश के अनुसार अशोक की पटरानी का नाम था असंधि मित्रा। और दिव्यावदान क्या कहता है कि असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद तिष्य रक्षिता जो है वो अशोक की पटरानी बन गई। इसने कुणाल को क्या कर दिया, तिष्य रक्षिता ने कुणाल को अंधा करवा दिया था। अशोक की एक अन्य रानी पद्मावती का पुत्र था कुणाल, जिसको तिष्य रक्षिता ने अंधा करवा दिया था। और कुणाल का प्रारंभिक नाम था धर्म विवर्धन। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि अशोक के बाद में जो उत्तराधिकारी बना था कुणाल, अशोक का पुत्र, उस कुणाल का प्रारंभिक नाम भी कई बार परीक्षाओं में आ जाता है। जैसे आ जाता है अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना, तो आपको प्रश्न एकदम सरल सा लगता है, लेकिन वहां पर कुणाल नहीं देकर क्या दे देता है, इस कुणाल का प्रारंभिक नाम दे दिया जाता है धर्म विवर्धन। अब देखिए साथियों एक शब्दावली आती है अनुसंयान। ये शब्दावली आप ध्यान में रखना। अनुसंयान का मतलब क्या है, युक्त, राजूक, प्रादेशिक, ये 3 पदाधिकारी थे जिनकी नियुक्ति की थी अशोक ने, और इनका उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। और इन तीनों को जो है वो अशोक ने आदेश दिया था पदाधिकारियों को कि वो प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा करें। मतलब हर 5वें वर्ष जो है ये पदाधिकारी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यात्रा करेंगे। तो इन तीनों पदाधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। इसी को कहा गया है अनुसंयान। धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर इनका जाना, ये क्या कहलाता है, अनुसंयान। अब देखिए हमने जानकारी प्राप्त की कि अशोक के अभिलेखों में कौन सी एकमात्र रानी का उल्लेख मिलता है, तो आपको ध्यान में आ गया होगा कारुवाकी या चारुवाकी। एक ही पुत्र का उल्लेख मिलता है, तीवर का। एक प्रश्न आता है अशोक के अभिलेखों में अशोक के एक पुत्र का भी उल्लेख मिलता है, पोते का उल्लेख मिलता है, वो है दशरथ। ये आपको बताया जाएगा बकायदा गुहा लेख जो है उसके अंदर आपको बताया जाएगा, गुफाओं में जो लेख छपवाए गए हैं उसमें इसके पुत्र दशरथ का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो अशोक के पुत्र दशरथ का उल्लेख भी अभिलेखों में मिलता है। तो देख लेना ऑप्शन में आपको जैसे पूछ ले कि अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं मिलता है, जैसे दे दे कारुवाकी, दशरथ, तीवर, इस हिसाब से एक अलग सा आपको नाम दे दे तो ठीक है ना। तो इन तीनों का उल्लेख मिला है, दशरथ का भी मिला है, ये अशोक का पुत्र था, तीवर इसका पुत्र था, और रानी थी कारुवाकी। अब देखिए अशोक की एक अन्य रानी थी देवी। ये जो देवी थी ये विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी, और ये जो रानी थी देवी, इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। महेंद्र और संघमित्रा जिन्हें अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये किन के पुत्र पुत्री थे, ये थे रानी देवी के। और अशोक का समकालीन श्रीलंका का शासक पूछा जाता है, ये था देवनाम प्रिय तिष्य। तिष्य ने अशोक के दरबार में अपने भतीजे अरिट्ठा को दूत के रूप में भेजा था। तो तिष्य ने अशोक के दरबार में किसको भेजा था, अपने भतीजे अरिट्ठा को दूत के रूप में। अब देखिए साथियों अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करेंगे अपन। वायु पुराण क्या कहता है कि अशोक के बाद में शासक बना इसका पुत्र कुणाल। ध्यान में रखिए वायु पुराण के द्वारा यह बात कही गई है कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। वायु पुराण में मत्स्य पुराण के अनुसार संप्रति से पहले अशोक का दूसरा पुत्र दशरथ, ये दशरथ जो था ये कुणाल का पुत्र था, तो अशोक का पोता हो गया ये दशरथ, तो कुणाल का पुत्र शासक बना। वायु पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार क्या कहा गया है कि संप्रति जो था ये भी मौर्य वंश का शासक बना है आगे चलकर,
लेकिन संप्रति से पहले अशोक का दूसरा जो पुत्र था दशरथ, जो कुणाल का पुत्र था, वो शासक बना था। और इसकी पुष्टि कैसे होती है कि दशरथ बना था शासक? तो इसकी पुष्टि आजीविकों को दान में दी गई नागार्जुनी गुफाओं से भी होती है। इसके पुत्र दशरथ ने जो है आजीविकों को दान में दी थी नागार्जुनी गुफाएं। अब देखिए, इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। देखो, यह है सही फैक्ट जो ज्यादातर जो प्रमाणिक माना गया है, जो इतिहासकार स्मिथ ने बताया है। क्या बताया इन्होंने कहा कि अशोक के बाद में इसका उत्तराधिकारी बना इसका पुत्र कुणाल, और कुणाल के मरने के बाद में मौर्य साम्राज्य जो है वो दो भागों में बंट गया। पश्चिमी भाग का जो शासक था वो तो बन गया संप्रति, और पूर्वी भाग का जो शासक बना वो बन गया दशरथ। तो ध्यान में रखिए आप ये बात, ये फैक्ट आपको ज्यादा ध्यान में रखना है कि कुणाल के मरने के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। मौर्य वंश का पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बन गया, पूर्वी भाग का दशरथ। और बौद्ध और जैन साहित्य क्या बताता है? बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी था। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए बौद्ध साहित्य या आ जाए जैन साहित्य के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो साथियों आपको संप्रति ही बताना है, क्योंकि दोनों साहित्यों में इसी नाम का उल्लेख मिलता है अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में। अब देखिए, संप्रति के बारे में जान लेते हैं हम। इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि पहले भी हमने पढ़ा था एक शासक जिसने जैन धर्म को अपनाया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष 298 में जो है मैसूर के समीप श्रवण बेलगोला में जो है भद्रभाव से शिक्षा प्राप्त करके जैन धर्म को अपना लिया था, और संलेखन विधि से जो है इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। आपके ध्यान में नहीं आया है तो आप इस मौर्य वंश का भाग 1 देखिए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में संपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो संप्रति भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो मौर्य वंश में 2 शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। वो कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति। संप्रति के शासन का केंद्र था उज्जैन, और इसे आचार्य सुहस्तिन ने जैन धर्म में दीक्षित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो भद्रभाहु ने किया था जैन धर्म में दीक्षित, और संप्रति को किया था आचार्य सुहस्तिन ने। अब देखिए, अशोकावदान क्या बोलता है? अशोकावदान जो साहित्यिक स्रोत है उसके अनुसार बौद्ध संघ को अत्यधिक दान देने के कारण मंत्रियों ने अशोक को अपने पुत्र संप्रति, जो कुणाल का पुत्र था, के पक्ष में सिंहासन छोड़ने को मजबूर कर दिया। तो ये कुणाल के दोनों पुत्र ही थे। जो संप्रति पश्चिमी भाग का शासक था वो भी इसका पुत्र था कुणाल का, और पूर्वी भाग का शासक दशरथ था वो भी कुणाल का ही पुत्र था। तो अशोकावदान क्या कहता है कि बौद्ध संघ को अत्यधिक दान देने के कारण मंत्रियों ने क्या किया? अशोक को अपने पुत्र संप्रति के पक्ष में सिंहासन छोड़ने को मजबूर किया। मंत्रियों ने मजबूर किया अशोक को कि वो सिंहासन छोड़ दें और अपने पुत्र संप्रति को सिंहासन पर बैठा दें। तो साथियों, जरूरी नहीं है कि ये बातें प्रमाणिक हों। अब ये इतिहास में इन तथ्यों का उल्लेख है तो हमें इन तथ्यों के हिसाब से ही परीक्षा में उत्तर देना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो साथियों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इस बृहद्रथ का प्रधानमंत्री था पुष्यमित्र शुंग या सेनापति। तो इसकी हत्या, बृहद्रथ की जो हत्या है, इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। और इसका उल्लेख जो मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी, इसका उल्लेख मिलता है बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में, और पुराणों में भी इस घटना का वर्णन मिलता है। ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में ज्यादा आते हैं साथियों कि बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख किस में मिलता है? तो हर्षचरित्र ग्रंथ में मिलता है और पुराणों में मिलता है। और ये जो बृहद्रथ जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, ये अशोक का कौन से नंबर का उत्तराधिकारी था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अशोक का 7वां उत्तराधिकारी था ये बृहद्रथ। अब अगला बिंदु है साथियों मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माने हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन का जो कारण है वो अहिंसक व शांतिप्रिय नीति, विशेषतया अशोक ने ही अपनाई थी ये नीति।
तो अशोक के द्वारा अपनाई गई अहिंसक तथा शांतिप्रिय नीति को मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण किसने माना है? तो ये माना है इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हेमचंद्र राय चौधरी। रोमिला थापर, इन्होंने जो है वो दो कारण माने हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के। एक तो है कि केंद्रीय जो प्रशासन था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था अशोक के शासनकाल के अंतिम समय में, और इन्होंने दूसरा माना है कि नौकरशाही जो थी वो अप्रशिक्षित थी, मतलब अनट्रेंड थी। पूरी तरह से प्रशिक्षित नौकरशाही अगर होती तो शायद मौर्य साम्राज्य का पतन न होता। तो केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी और अप्रशिक्षित नौकरशाही, ये दो कारण मौर्य साम्राज्य के पतन के किसने बताए हैं? रोमिला थापर ने बताए हैं। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो है धार्मिक नीति। कौन सी धार्मिक नीति? ब्राह्मण विरोधी नीति। तो ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण माना है इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री ने। सारे के सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मैं हर तथ्य के साथ ये बात थोड़ी कहूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि सर तो हर चीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अब क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। ये सारे तथ्य आपको याद करने हैं, चाहे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, लेकिन साथियों आपका लक्ष्य है निश्चित सफलता। इसी के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। तो आप जी मत चुराइए, सारे के सारे तथ्यों को अपनी स्मृति में रखिए। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक संकट किसने माना है? मतलब आर्थिक मतलब धन, ये संकट उत्पन्न हो गया था, वित्त की कमी हो गई थी। आर्थिक संकट किसने माना है? डी कौशाम्बी ने। इसके अलावा साथियों देखो ये बहुत ही मजबूत कारण है, सारे के सारे ही। हालांकि कारण ये सही हैं, ऐसा नहीं है, सभी ने योगदान दिया है मौर्य साम्राज्य के पतन में। इतिहासकार DN झा ने जो है मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण माना है कमजोर उत्तराधिकारी। तो ये भी कोई गलत नहीं है। अशोक के पश्चात जितने भी उत्तराधिकारी बने सात, वो सारे के सारे जो थे वो दूरदर्शी नहीं थे और कमजोर उत्तराधिकारी थे। इसलिए DN झा ने कमजोर उत्तराधिकारी जो है पतन का कारण माना है। तो साथियों ये था अपना आज का वीडियो मौर्य वंश भाग 2, जिसमें हमने अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त की, अशोक के धम्म के बारे में जानकारियां ली और मौर्य वंश के पतन के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथियों बहुत ही कठोर मेहनत के पश्चात मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ, जानकारियाँ जुटाता हूँ, और मेरा जो ये YouTube चैनल है GK सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड, मेरा साथियों यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जानकारियाँ मैं आपके बीच प्रस्तुत कर सकूँ। और जो मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ उसमें भी मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि 1 घंटे में मुझे पूरा टॉपिक कवर करना है या नहीं करना है। मेरे दिमाग में यही बात रहती है कि विद्यार्थियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री पहुंचनी चाहिए, और अगर एक ही बात को मैं 3 बार भी बता रहा हूं तो वो मैं आप ही के हित के लिए बता रहा हूं। कि मेरे को 3-4 जो है इस तरह के व्यक्तिगत कॉल भी आए हैं मेरे पास कि सर आप एक ही बात को 1 से अधिक बार रिपीट मत करो। तो साथियों कई ऐसे भी हैं जो नए जुड़े हैं इस फील्ड से, और कई हैं जो तैयारी करते हुए परिपक्व हो चुके हैं। सभी तरह के प्रतियोगियों को ध्यान में रखते हुए वीडियो तैयार किया जाता है, और अगर एक ही बात को 2 या 3 बार बताया जा रहा है साथियों, तो ये आपकी स्मृति में स्थायी होने वाली बात है। आपको तो खुश होना चाहिए इस बात को लेकर, और ये मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक जानकारी जो है वो आप तक पहुँचे और आप निश्चित सफलता प्राप्त करें। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अपने जितने भी साथी हैं तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि साथियों ज्ञान जो है वो कभी भी समाप्त न होने वाली चीज़ है। जीवन भर हमें इसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो सब्सक्राइब के आगे जो है बेल आइकन बटन को आप दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा
भविष्य में जितने भी वीडियो प्रदर्शित किए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। जय हिंद, जय भारत।